ठीक है। अब हम लोग आज बहुत सरल कहानी पढ़ेंगे, भीष्म साहनी की कहानी, चीफ की दावत। एक एक करके कहानियों को पढ़ेंगे और उसकी समीक्षा भी करेंगे। चीफ की दावत, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भीष्म साहनी की कहानी। तो बुक निकालिए। तो हम लोग पढ़ेंगे चीफ की दावत। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। और पहले प्रश्न लिख लेते हैं कि चीफ की दावत में अब तक आपके यूपीएससी ने पूछा क्या है। 2 बार सवाल आए हैं, दोनों सवाल लिख लीजिए जो सिविल सेवा में सवाल पूछे गए चीफ की दावत से। पहले प्रश्न देख लेते हैं। सिविल सेवा 2021 का सवाल, सिविल सेवा 2021, चीफ की दावत। पहले प्रश्न लिख लीजिए। चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का, चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवंत दस्तावेज है। चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। इस कथन की विवेचना करें, इस कथन की विवेचना करें। ये प्रश्न पूछा गया सिविल सेवा 2021। प्रश्न अपने को जस्टिफाई कर रहा है कि मध्य वर्ग में जो अवसरवादिता आ गई है कि हम अवसरों का लाभ लेना चाहते हैं, अपने हित की बात करते हैं, यानी स्वहित को ही केंद्र में रखते हैं, अपना लाभ जैसे भी हो जाए, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों का विघटन, ह्यूमन वैल्यूज कैसे कैसे तिरोहित हो रहे हैं, जो आप प्रेमचंद के यहाँ प्रकाश उस कैरेक्टर में आप देखते हैं, का जीवन दस्तावेज है। इस कथन की विवेचना करें। और एक सवाल और लिख लीजिए, सिविल सेवा 2018, सिविल सेवा 2018। 2 बार अब तक सवाल पूछे गए। चीफ की दावत में, चीफ की दावत में नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा, चीफ की दावत में नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा, नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा के मनोविज्ञान का उद्घाटन करें। चीफ की दावत में नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा के मनोविज्ञान का उद्घाटन करें। तो अब तक ये 2 बार सवाल आए। आपके कोर्स में विगत 20-22 वर्षों से ये लगा हुआ है। अभी तक कितनी बार सवाल आए? ये 2 बार सवाल आए। ठीक। और दोनों सवाल बहुत आसान हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को समझ लेते हैं, फिर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा का मनोविज्ञान क्या है? ये तो किताब निकालिए, और जिनके पास नई किताब है तो सुन लीजिए। तो कल से किताब तो लाना ही है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत है। आप समझिए, ये जो मुख्य कैरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? श्यामनाथ। और श्यामनाथ शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं और शहर में रह रहे हैं और मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं। श्यामनाथ क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं और शहर में रहते हैं और मध्य वर्ग के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ इनकी जो माँ हैं वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं और आप कह सकते हैं साक्षर नहीं हैं, ग्रामीण हैं, ग्रामीण हैं। और पुत्र का हित इनके लिए, पुत्र का हित सर्वोपरि है इनके लिए, यानी अपना आत्मसम्मान भी नहीं देखती, पुत्र का सम्मान कैसे बढ़े, पुत्र के हित में ये काम करती। हाँ, जो सामान्यतः सभी माँ का होता है, नहीं सामान्यतः क्या होता है, हाँ सभी माँ का होता है। इन्हीं को एक प्रश्न में नौकरशाह बोल दिया गया है, जो 2018 का प्रश्न है। नौकरशाह का जो मनोविज्ञान है इसको दिखाया है। अब इनकी समस्या ये है कि इनका प्रमोशन चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? अपनी प्रोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। तो प्रमोशन चाहते हैं तो चीफ को बुलाते हैं। ये जो चीफ है, जो बॉस हैं,
अपने घर में बुलाते हैं, और घर में बुलाते हैं, उनको लगता है कि हमारे चीफ बॉस यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा और हमको वेतन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो श्यामनाथ जी क्या चाहते हैं, ये लोभ में है, और जो लोभ का मनोविज्ञान होता है कि किसी तरह हमारा बॉस जो है वो क्या हो जाए, हम पे खुश हो जाए, और इसलिए उनको घर पे बुलाते हैं, खाने पर बुलाते हैं। और समस्या तो बहुत बड़ी है, अपनी पत्नी से सारा सब कुछ ध्यान रखने को कहते हैं, और तनाव में सिगरेट का कस भी ले रहे हैं, तनाव है, पौष आने वाले हैं। इसी बीच नज़र पड़ जाती है माँ पर, और संकट शुरू हो जाता है कि आखिर माँ को कहाँ छिपाएं, क्योंकि माँ जो है वो तो बाल बिल्कुल उजले उजले हैं, बुजुर्ग हैं, और दूसरा सम्मान खराब हो जाएगा, घर का अपमान हो जाएगा। उनको लगता है कि ये बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, पता नहीं क्या सभ्य लोगों के बीच बोल देंगी। तो श्यामनाथ को क्या लगता है कि माँ को कहाँ छिपाया जाए, माँ को कहाँ रखा जाए, कि पूरा जो दौर है, जो बॉस आएंगे तो उस समय माँ सामने नजर ना आए। ये श्यामनाथ वही हैं जिनके पढ़ाने में माँ ने अपने जेवर तक बेच दिए। अब पत्नी को डांटते हैं कि अच्छा तो था कि सहेली के यहाँ चली जाती थी, तुमने ही मना कर दिया। तो अब ये होता है, कुछ सॉल्यूशन लोगों ने ढूंढ के निकाला कि भाई जब गेस्ट आएंगे तो तुम कहाँ रहोगी, कैसे दरवाजे बंद करके रखोगी, और देखो माँ तुम सोना मत, तुम जो सोती हो तो जो आवाज़ आती है घरघराहट की, हाँ खराटे की, हाँ इससे लोग क्या कहेंगे, और सारा मज़ा, सारा हमारा जो ध्यान है वो सब खराब हो जाएगा। और इसी पर केंद्र में फिर देखिए श्यामनाथ करते क्या है, और पार्टी है तो शराब वगैरह रंगीन पानी भी चाहिए ही नहीं। हाँ, जिसको ऋग्वेद के 9वें मंडल में है ना सोमरस कहा गया है। ठीक है, कई सभ्य लोग कहते हैं कि हम लोग ऋग्वेद के 9वें मंडल की तरफ चले, शराब ना कह करके पीने वाले कई ना, कई लोगों को ये कहते हैं संकेतों में। तो हम लोग निकालें किताब चीफ की दावत, होता क्या है। और आजकल तो महिलाएं भी ऋग्वेद के 9वें मंडल की तरफ आकर्षित हो रही हैं। आखिर क्यों, कदम से कदम मिला करके चलना ही, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और ये महाभोज में आप देखेंगे, महाभोज उपन्यास में आप पढ़ेंगे, है ना, पढ़ा है ना महाभोज उपन्यास, कैसा लगता है आपने, क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं क्यों नहीं है ना, तो पढ़ा जाए, है ना। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे बाल, पाउडर, और श्यामनाथ सिगरेट फूंकते फूंकते। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हो गई मतलब ठीक ठाक हो गई। कुर्सियां मेज सब रख दिए गए, इंतजाम कर दिया गया, और फिर एक सामने अड़चन, माँ का क्या होगा। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सोचते रहे, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले भी बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं, मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले अपने काम निपटा लें। 8 बजे तक मेहमान आएंगे, माँ पहले ही खाना वगैरह खा करके अपनी कोठरी में वो चली जाएं। सुझाव ठीक था, अगर वो सो गई तो नींद में खर्राटे लेने लगेंगी, तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। माँ जब अंदर रहेंगी तो बाहर से हम क्या कर देंगे, ताला लगा देंगे, वो निकलेंगी ही नहीं। ये कौन सोच रहा है? हाँ, श्यामनाथ, उनकी पत्नी। माँ को कह देता हूँ अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और जो सो गई तो अच्छी भली भाई के पास जा रही, तुमने ही खुद अच्छा बनने के चक्कर में टांग अड़ा दी, पत्नी ने कहा। और श्यामनाथ कहते, माँ आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30-8 बजे तक आ जाएंगे, और जल्दी नहीं सोना। श्यामनाथ ने सारा इंतजाम कर लिया, और एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ जरा इस पर बैठो। माँ माला संभालती, माला में जो माला क्यों रखी हुई है माँ, क्योंकि पुत्र को जानती है कि कोई आने वाला है,
रोज आने वाला है और इसका हित हो, इसकी प्रोन्नति हो, इसका भला हो, ये चाहती है। इसलिए भगवान से भी प्रार्थना कर रही है। माँ इसी के लिए प्रार्थना कर रही है, माला ली हुई। और यूं माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। क्योंकि माँ गांव की है तो खाट पर ऊपर बैठ जाती है, कुर्सी है। सामनाथ कहता है कि नहीं, ऊपर पैर करके मत बैठना। सब हिदायत दे देता है कैसे बैठना है, किस पोस्चर में बैठना है सब। और देखो, खड़ाऊं पहनकर सामने मत आना, किसी दिन मैं खड़ाऊं फेंक दूंगा। ये सामनाथ क्या कहता है। और कपड़े कौन सी पहनोगी, माँ कहती जो है वही तो पहनूंगी बेटा। और फिर सोचने लगते हैं। शामनाथ को चिंता है, अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। वो सिर से पांव तक देख, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो, पहन के आओ तो जरा देखो। कोठरी में पहनने चली गई। अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। माँ जब पहन के निकली तो पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, चूड़ियाँ भी पहन लो, तुम जानते हो कि सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब ये और नाराज हो जाता है। तिनक्कर बोला, ये कौन सा राग छेड़ दिया। माँ सीधा कहो ना कि नहीं है, अगर जेवर बिका है तो कुछ बनकर ही आया हूँ। 5:30 बज चुके हैं। माँ रोज की तरह गुमसुम मत बैठी रहना। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया। और फिर सोचता है कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ड्रिंक का मतलब, साहब को व्हिस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे, सोफ़ा कवर डिजाइन सब पसंद आए। और पीते पिलाते 10:30 बज गए। बरामदे में पहुँचे तो सामना ठिठक गए। देखा कि माँ अपनी कुर्सी पर बैठी है, दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए, सिर दाएं से बाएं झूलते हुए, मुंह से लगातार गहरे खराटों की आवाज़, माँ के झड़े हुए बाल, आधे गंजे सिर, अस्त व्यस्त। देखते ही शामनाथ क्रोधित। जी चाहा कि माँ को धक्का दे दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें। यह है बेटा, पढ़ा लिखा नहीं। अब देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस देती हैं। माँ के पांव लड़खड़ाने लगते हैं, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगती हैं। माँ ने दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए, दूसरा बाहर, ठीक से नमस्ते भी न कर पाई। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाया, माँ ने आगे किया, माँ के आगे किया। घबराहट में ने माँ ने बायां हाथ ही मिला दिया, क्योंकि दाहिने में क्या थी, माला थी। और लोग हंसने चहकने, अपने हाथ में माँ का हाथ पकड़े हुए साहब। माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से किसकी बू आ रही थी, शराब की बू आ रही थी। बॉस कहते हैं कि तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी, तो सुनाओ कोई पुराना सा गीत। सामनाथ कहता है कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। और इसके आगे देखिए, चीफ बोलता है कि पंजाब के गांव में दस्तकारी होती है, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां। फुलकारी क्या होता है, कोई फुलकारी है घर में, पुरानी फुलकारी उठा कर ले आई। और साहब बोलता है कि मेरे लिए भी बना दीजिए। क्या बना दीजिए, फुलकारी। क्या होता है फुलकारी, कपड़े पर एक दस्तकारी होती है ना, उसी को पंजाब में। और फिर एक बार व्याख्या के लिए पूछा गया, जो अंडरलाइन कीजिए आप, मगर कोठरी में बैठने की देर थी। सिविल सेवा 2006 में ये पूछा गया, सिविल सेवा 2006। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, ये अंडरलाइन कर लीजिए। हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही में न आते थे। ये व्याख्या पूछी गई है सिविल सेवा 2006। आधी रात का वक्त होगा। माँ ने कोठरी का दरवाज़ा जोर से, माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी, क्यों नहीं उन्हें नींद आ गई, क्या बेटे ने उन्हें क्षमा कर दिया है। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। बेटा और ज़्यादा संकीर्ण है, सोचता है कि हरिद्वार चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। तो तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, तुम जानबूझकर हरिद्वार जा बैठना चाहती हो ताकि दुनिया में कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी। और तुम जानती हो कि माँ, अगर बॉस खुश हो गया तो मुझे बड़ी नौकरी मिल सकती है।
धीरे धीरे उनको झुर्रियों भरा मुंह खुलने लगा। तो मैं बना दूंगी बेटा, बेटा जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे को उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ आप सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। लड़खड़ा क्यों रहा है? पैर में मोच आ गई है क्या? अच्छा, नशे में। इसने पूछा भी नहीं माँ ने खाना खाया नहीं खाया, कितना दिल टूटा, कितनी समस्याएं आई। नहीं, तो ये हैं शामनाथ। अब एक बार फिर से जरा अपने सिविल सेवा में पूछे गए सवाल को देखिए। चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवन दस्तावेज है। प्रश्न समझ में आ गया? आसान है सवाल। और दूसरा सवाल, चीफ की दावत में नौकरशाही में यानी स्वार्थ लिप्सा। स्वार्थ लिप्सा मतलब शामनाथ में जो स्वार्थ लिप्सा है उसके अंदर का जो मनोविज्ञान है उस पर बात कीजिए। तो ये सवाल बहुत सरल सवाल थे चीफ की दावत से। तो लिखा जाए इस सवाल का उत्तर। एक ही सवाल है, दोनों सवाल तो एक ही। लिखिए, बेटा यदि पिशाच बन ले काट कलेजा माँ का निकाल, फिर भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। सुनी होगी ये कविता। बेटा यदि पिशाच बन ले काट कलेजा माँ का निकाल, फिर भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। पैरा चेंज करके लिखिए, यह मनोभाव यह मनोभाव यह मनोभाव बदलती हुई परिस्थितियों में चीफ की दावत कहानी में शामनाथ के चरित्र को बताती है। शामनाथ अंडर कोट कैरेक्टर है ये। शामनाथ के चरित्र को बताती है तथा मानवीय मूल्यों के विघटन को प्रतीकात्मक स्तर पर व्यक्त करती है। आज संभवतः समाज में शामनाथ जैसे पुत्र अधिक दिखाई देते हैं, जिसका प्रमाण है वृद्धाश्रम की बढ़ती हुई संख्या। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मध्यवर्गीय अवसरवादिता तथा नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा मध्यवर्गीय अवसरवादिता एवं नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा के मनोविज्ञान को इस कहानी के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। शामनाथ को प्रोन्नति चाहिए। ब्रैकेट में लिखिए आर्थिक लाभ और लोभ, यही है। शामनाथ को प्रोन्नति चाहिए, आर्थिक सामाजिक भी जोड़ सकते हैं, आर्थिक सामाजिक लाभ एवं लोभ ब्रैकेट बंद। इसके लिए वह चीफ को भोजन पर आमंत्रित करता है। सभी तैयारियों के बाद संकट के रूप में माँ दिखाई देती है। डैश देकर के लिखिए, उनकी वृद्धावस्था, उनकी कुरूपता
कौमा वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था के कारण कुरूपता क्यों है, उनको लगता है कि वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था के कारण, कौमा खर्राटे की आवाज़ तथा ग्रामीण होना, तथा ग्रामीण होना, यही सब उनको अखरता है। हाँ, क्योंकि ग्रामीण होना तो बोलेंगी भी वैसी, ठीक है। और ऐसा सामान्यतः शहरों में बच्चे सब देख ही रहे हैं, बच्चे सब ऐसा ही सोचते हैं कि माँ के होने से उनकी इज्जत क्या हो रही है, हाँ, कम हो जा रही है। तो ये समस्या है लोगों के बीच। आप अगल बगल शामनाथ को देखते होंगे, बहुत सारे शामनाथ, एक दो नहीं है, ठीक है। तो ये समस्या है, पैरा चेंज करके लिखिए। समस्या का समाधान, समस्या का समाधान यह निकाला जाता है, यह निकाला जाता है कि माँ जल्दी खाना खाकर सोने चले जाएं, माँ जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाएं, माँ जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाएं। अंततः जो डर था वही हुआ, जो डर था वही हुआ। दाएं हाथ में माला लिए, दाएं हाथ में माला लिए, कुर्सी पर पैर टिकाए, कुर्सी पर पैर टिकाए तथा खर्राटे लेते हुए माँ से चीफ मिलते हैं, चीफ मिलते हैं, पूर्ण विराम, गीत और फुलकारी बनाने का आग्रह भी करते हैं, गीत और फुलकारी बनाने का आग्रह भी करते हैं। पैरा चेंज करके लिखिए। संकेत यह है कि, संकेत यह है कि जिस माँ को पुत्र संकट समझता है, जिस माँ को पुत्र संकट समझता है, वही माँ उसके लिए वरदान साबित होती है, वही माँ उसके लिए वरदान साबित होती है, वही माँ उसके लिए वरदान साबित होती है। चीफ माँ की प्रशंसा करता है, चीफ माँ की प्रशंसा करते हैं। शामनाथ भी कहते हैं माँ तूने रंग ला दिया, माँ तूने रंग ला दिया। शामनाथ भी कहते हैं माँ तूने रंग ला दिया, पूर्ण विराम। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। जहाँ माँ को छिपाया जा रहा था, जहाँ माँ को छिपाया जा रहा था, वहाँ माँ ही तरक्की का माध्यम बन जाती, वहाँ माँ ही तरक्की का माध्यम बन जाती है। किंतु पूरे घटनाक्रम में, किंतु पूरे घटनाक्रम में, पूरे घटनाक्रम में पुत्र का स्वार्थी एवं अवसरवादी चेहरा, पुत्र का स्वार्थी एवं अवसरवादी चेहरा सामने आता है, उद्घाटित होता है। पैरा चेंज करके लिखिए। निश्चित रूप से कहानी ज्ञान कोश नहीं है, कहानी ज्ञान कोश नहीं है, ज्ञान कोश नहीं है, पूर्ण विराम। एक छोटी सी बात मध्य वर्ग एवं नौकरशाही वर्ग के संपूर्ण चरित्र की व्याख्या करती, संपूर्ण चरित्र की व्याख्या करती। यह छद्म आधुनिकता, यह छद्म आधुनिकता, हाँ, छद्म मतलब नकली जो आधुनिकता है, यह छद्म आधुनिकता अंतहीन दौड़ की तरफ ले जाती है, अंतहीन दौड़ की तरफ। शामनाथ की अवसरवादिता विभिन्न घटनाओं से व्यंजित होती है, विभिन्न घटनाओं से व्यंजित होती है। जैसे विभिन्न घटनाओं से व्यंजित होती है, जैसे जैसे जेवर के लिए माँ को डांटना, जेवर के लिए माँ को डांटना, बाहर से ताला लगाने की बात करना, बाहर से ताला लगाने की बात करना, लोभ के लिए माँ से गले लगना, लोभ के लिए माँ से गले लगना, आदि अनेक प्रसंग, आदि अनेक प्रसंग। वहीं दूसरी तरफ, वहीं दूसरी तरफ माँ के हाथ में माला, वहीं दूसरी तरफ माँ के हाथ में माला तथा सर्वस्व त्याग, माँ के हाथ में माला तथा सर्वस्व त्याग। माला हाथ में क्या है, माला है। माला किस लिए है, नहीं, सर्वस्व त्याग। ब्रैकेट में लिखिए ईश्वर से प्रार्थना। माला रखी हुई है कि बेटा का अहित न हो जाए, भगवान को साथ ले रही है, माला कर रही है। हाँ हाँ माला इसलिए रखी हुई है कि हे भगवान मेरा बेटे का भला करना है ना। तथा सर्वस्व त्याग, क्या लिखा, ईश्वर का, ईश्वर से प्रार्थना। बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है तथा बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाती है, बहुत कुछ कहती है तथा बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाती है। निष्कर्ष यह है कि, निष्कर्ष यह है कि नई कहानी, नई कहानी में मध्य वर्ग का स्वार्थी चेहरा, मानवीय मूल्यों का विघटन, मानवीय मूल्यों का विघटन, संबंधों का क्षरण, संबंधों का क्षरण,
संबंधों का क्षरण तथा किसी भी कीमत पर स्वार्थ लिप्सा, किसी भी कीमत पर स्वार्थ लिप्सा सच बनता जा रहा है, सच बनता जा रहा है। शामनाथ के लड़खड़ाते हुए पैर, शामनाथ के लड़खड़ाते हुए पैर मध्य वर्ग के चरित्र को बताते हैं, मध्य वर्ग के चरित्र को बताते हैं, मध्य वर्ग के चरित्र को बताते हैं। पूर्ण विराम। प्रेमचंद की माँ कहानी का प्रकाश, प्रेमचंद की माँ कहानी का प्रकाश महाभोज के दत्ता साहब, महाभोज के दत्ता साहब एवं डीआईजी वर्मा की रंगीन पार्टी, डीआईजी वर्मा की रंगीन पार्टी। डीआईजी साहब को क्या हो गया? प्रमोशन हो गया, आउट ऑफ टर्न। डीआईजी वर्मा की रंगीन पार्टी भी नौकरशाही के मनोविज्ञान को बताती है, नौकरशाही के मनोविज्ञान को बताती है, नौकरशाही के मनोविज्ञान को बताती है। तो ये था आपका चीफ की दावत और उससे संबंधित जो प्रश्न है। क्या पूछा गया था कि नौकरशाही में व्याप्त स्वार्थ लिप्सा, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों का विघटन। ठीक है, बहुत आसान सी कहानी थी, 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था और प्रश्न भी आसान थे। अब हम लोग दूसरी कहानी पर आते हैं। तो कैरेक्टर का नाम तो याद रहेगा ही, क्या नाम है? एक ही कैरेक्टर है, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं है। और आप माला से उम्मीद क्यों? सामनाथ अपनी माँ से क्यों माला पहना है? वो तो दूर रखना चाहता है। नहीं, सामनाथ क्या चाहता है कि माँ को ताला में बंद करके रखें, सामने ना आए। और जिस संकट से शुरुआत होती है वही चीज़ उसके लिए क्या हो जाता है? तरक्की का रास्ता हो जाता है। लेकिन वो कई बार ये दिखाता है, माँ तुम हरिद्वार चल जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, और जेवर बिके हैं तो कुछ न कुछ बन के ही आया हूँ। ठीक है, फिर वो कहता है, गले लग के कहता है कि माँ तुमने तो पार्टी में रंग ला दिया, जब स्वार्थ उसका। फिर उसके बाद कहता है कि फुलकारी बना दोगी ना, है ना, वो सब कुछ। और एक तरफ माँ क्या है, सोच रही है कि किसी तरह बच्चे का भला हो जाए। और अंत में ये भी कहती है कि अगर तुमसे दिक्कत है तो हमको हरिद्वार भेज दो, यानी हमको कहीं भेज दो। और निश्चित रूप से कहानी ये संकेत देती है कि 2 बच्चे हैं, छोटा भाई भी है, उसके यहाँ रहती थी। तो पत्नी कहती है कि तुम दिखाने के लिए माँ को ले आए। और ये शहरी मध्य वर्ग की समस्या है ही, 2 कमरे का घर है तो उसमें माँ के लिए कोई जगह नहीं है, और बच्चे भी दादा दादी से थोड़े क्या होते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं, बहुत दूर हो रहे हैं। उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनके रहन सहन से उनको लगता है कि ये 15वीं 16वीं सदी के व्यक्ति हैं, ऐसा महसूस होता है। आज के बच्चों को दादा मतलब एक आध जनरेशन का फर्क नज़र नहीं आता है। आज के बच्चों को क्या लगता है कि मेरे जो दादा दादी हैं वो एक आध जनरेशन का गैप नहीं है, मतलब कम से कम 700-800 साल पहले। इतना अपने को एडवांस समझते हैं बच्चे, इतना आगे समझते हैं हर तरह से।